Hello students, here we are again with our next topic that is NCERT question answer from the chapter Forest and Wildlife। आज हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे बेटा, और इनमें देखें क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने वीडियोज को अच्छे से देखा है तो उसके बाद ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और इसमें कोई ज्यादा टाइम हमारा लगने वाला नहीं है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यही करने चाहिए। मुझे पता है इसमें सब कुछ नहीं होता, इससे भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है जिस मेथड से आजकल बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी को बेस बनाकर ये क्वेश्चन आंसर आपको करने चाहिए। चलो देखते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है, इज नॉट ए वैलिड रीजन, उसमें कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। भाई एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे ज्यादा मेन कोज है आपकी जो फ्लोरा और फोना का डिफेक्शन हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी जमीन को क्या कर दिया जाता है, बहुत सारी जमीन को खाली कर दिया जाता है। जो कि मतलब जैसे हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को मिलाकर पढ़ा था ना, जैसे हम किसी के घर को ही खाली कर देंगे तो वो एनिमल एक्सपोज हो जाएंगे किसके, एनवायरमेंट के खिलाफ। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो बिल्कुल रीजन है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये भी है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है तो ये भी, लेकिन जो हमने वहां पे पढ़ा था, देखो ग्रेजिंग करने से ना सोइल एरोजन ज्यादा होता है, और जैसे ग्रेजिंग तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो भी करते हैं, लेकिन फ्यूल वुड कलेक्शन जैसे हमने पढ़ा था, फ्यूल वुड कलेक्शन आपको ब्रांचेज ऑफ ट्री से भी मिल जाता है। फ्यूल वुड कलेक्शन करने के लिए आपको पूरा का पूरा ट्री को काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इससे भी यहाँ पे यही रीजन रखता है, जो कि एक स्टेटमेंट हो सकती है जो नॉट ए वैलिड रीजन है फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसलिए इसका आंसर होगा सी, grazing and fuel wood collection is not the valid reason for the depletion of flora and fauna about in the चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following conservation strategies do not directly involve the community participation? Which of the following conservation strategy जो हैं डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द कम्युनिटी पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व नहीं करती, कौन कौन से देखें। जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने वीडियो में पढ़ा था, बीच बचाओ आंदोलन आपका आया था नवदन्या वगैरह के साथ। चिपको मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन डेमोक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो हमारी जो कम्युनिटीज हैं उनके अंडर क्या नहीं आता है, डेमोक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नहीं आता। तो यही हमारा सबसे वैलिड रीजन हो जाएगा कि हमारी जो स्ट्रेटजीज है जो कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये थे आपके दो एमसीक्यू जो कि आपके चैप्टर के एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, जो आपका आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने इसके अंदर नहीं लिए हैं, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस ना तो हमने उसको रीडिंग में लिया है, किसी वीडियो में इंक्लूड किया है, ना उन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं उनको हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में लिया। हमने सीधा यही करना है कि जो हमारा सिलेबस में आता है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर्स को करना है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। रिजर्व फॉरेस्ट आगे ये दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आगे ये दिया है, अनक्लास फॉरेस्ट आगे ये दिया है। सबसे पहली बात तो इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग की वजह से मत देखिए, आपको पता होना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट तो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं बेटा हमारे, जो क्या होते हैं बेटा, ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का सबसे वैल्यूएबल होता है, जिनको ना गवर्नमेंट टोटली अपने अंडर कंट्रोल रखती है, जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी वहां पे कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी एक्शन नहीं कर सकता। टोटली रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अनुसार होते हैं, गवर्नमेंट के अनुसार होते हैं। नंबर दो पर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं बेटा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको आगे और डिप्लेशन ना हो जाए उनसे बचाने के लिए जो उनसे फॉरेस्ट होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं, हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जो कि ये भी किसके अंदर आता है बेटा, गवर्नमेंट के अंदर आता है। अनक्लास फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं बेटा जो वेस्टलैंड होगी ना, वेस्टलैंड और फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट से और प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये चीजों तीन पता होनी चाहिए आपको। देखो मैं लिख भी देता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट ए मिनट।
देखिए रिजर्व फॉरेस्ट, देखो यहाँ से लर्न करना बेटा इसको, मैच ऑफ द फॉलोइंग की जिसमें देखना। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, टोटली किसके अंडर होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन जो होती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस वो भी किसके अनुसार होती हैं बेटा, गवर्नमेंट के अनुसार होती है। नो इंडिविजुअल एक्टिविटी, किसी भी इंडिविजुअल की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। 3 पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में है, इनको बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट हैं, यहां से बस एक ही बात ध्यान रखना, प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम, इसका मतलब इनका फर्दर डिप्लेशन ना हो जाए बस। मीन पहले इनिशियली इनका डिप्लेशन हो चुका है लेकिन फर्दर इनका डिप्लेशन ना हो जाए, उनको बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अन्य क्लास फॉरेस्ट में आती हैं आपकी वेस्टलैंड आ गई और अदर फॉरेस्ट आ गई, और जिनका कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, साथ साथ इंडिविजुअल बोलिए या फिर प्राइवेट बोलिए, और साथ साथ कम्युनिटीज के पास भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। अब इसमें देख लीजिए, जैसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ये वाला, पहले का क्या होगा, ये वाला, वो होते हैं जो रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और अगला क्या होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, से बचाने के लिए जो हमारी होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड बोलते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंग्स टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये इससे इसका होगा, ये होगा हमारा सेकंड का और ये होगा हमारा थर्ड का। तो इसको मैच द फॉलोइंग के अनुसार नहीं, क्वेश्चन के अनुसार पढ़िए। आगे चलते हैं, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है, रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फॉर एनी फर्दर डिप्लेशन। unclassed forest, other forest and wastelands belonging to the both government and the private individuals and communities। ये आप कौन से होते हैं, unclassed forest होते हैं। तो यहाँ पे आपने जो तीनों थे, ये वाला और ये वाला, तीनों कर लिया। आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले लिखना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। क्या लिखना है, बायोडाइवर्सिटी। बेटा मैंने आपको क्लास में स्टार्टिंग में बताया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है वैरायटी। ये आपको पहले ही बताया था। वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ह्यूमन यूज के इंपॉर्टेंट क्यों, देखो इसके बारे में एकदम पूरे चैप्टर में। देखो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए बेटा आपको कि ये होती क्या है, तभी तो आप इसके इंपॉर्टेंट आगे बता पाओगे ना। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी, देखो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इन सब चीजों को लिखने से पहले यहाँ पे ऐड कर दीजिए बायो, बायो मीन्स लिविंग, and diversity, and diverse mean difference, different, variety। ये लिखने के बाद अपने डेफिनेशन को स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, तो पता हमें इसमें क्या क्या होंगे, वाइल्ड लाइफ होंगे और कल्टिवेटेड स्पीशीज होंगे, क्योंकि ये हमारा जो इकोसिस्टम था ना उससे थोड़ी अलग होती, क्योंकि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी तब बनेगी जब इसमें फिजिकल फॉर्म आ जाएंगी ना, जैसे एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो तब ये इकोसिस्टम बनेगा। वरना इसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीशीज रहेंगे बस। डाइवर्स इन फॉर्म, जो फॉर्म में क्या है, डाइवर्स, एंड फंक्शन में भी क्या है बेटा, वो डाइवर्स है, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज बायोलॉजिकल थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंस। और वो एक दूसरे पर क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। डेफिनेशन को ब्रेक कीजिए, टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, जैसे बहुत सारे, एक चीज मैं आपको बता दूं आज, देखो सोच रहा हूं, चलो बता ही देता हूं, कर लेते हैं डिस्कस। देखो दो तरह की लर्निंग होती है बेटा जो कि आप पढ़ते हो, एक होती है इंडक्टिव,
और एक होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप एग्जाम्पल से पढ़कर अपने फैक्ट्स पे या प्रिंसिपल्स पे जाते हैं। और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, आप प्रिंसिपल को किसके ऊपर, फैक्ट जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ना उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखो जैसे बायोडाइवर्सिटी है ना, मैं बहुत सारे आपको, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई वैरायटी है किसी चीज में, डाइवर्स इन फॉर्म है, और वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीसीज है ये हमारे। और इस फॉर्म के लिए मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल रख दूं, जैसे मैं आपके सामने एक बार टाइगर का एग्जांपल रख देता हूं, एक बार मैं किसी पेड़ का एग्जांपल रख देता हूं, फिर मैं दूसरे पेड़ को लेके आता हूं, फिर दूसरे जानवर को लेके आता हूं, फिर तीसरे को लेके आता हूं, फिर हिरण को लेके आता हूं, फिर उसके बाद डियर के बाद मैं आपका लॉयन को लेके आता हूँ, और फिर बताता हूँ कि ये इसका भोजन है, ये इसका भोजन है। तो आप अपने दिमाग चलाएंगे और उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेंगे कि अब आप सर डाइवर्स लेके आ रहे थे, सारी चीजें डाइवर्स थी, आपकी वैरायटी थी, सर इन सबके फंक्शन अलग अलग थे, सर इन सबके फंक्शन तो अलग अलग थे, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपने फैक्ट को फॉर्म कर लिया। फैक्ट को फॉर्म करने का मतलब है आपने एक चीज निकाल दी। सर बायोडायवर्सिटी को आप समझाना चाहते थे तो एग्जांपल के तौर पर, जहां पे डाइवर्सिटी है फंक्शंस में, फंक्शंस में भी डाइवर्सिटी है, और ये वैसे भी एक दूसरे से डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑन देयर फंक्शंस के नेटवर्क है जिसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू लर्न। आप उन चीजों को सीख जाएंगे, और सीखते ही उसके बाद आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी, क्या बोला मैंने, बायोडाइवर्सिटी। तो बायो से मतलब समझा आपने लिविंग चीजें, और उसके बाद समझा आपने भाई सीधी डाइवर्सिटी वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी मींस लिविंग आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन ए डाइवर्स नेचर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नंबर टू, एक दूसरे के साथ वेल स्पीसीज और कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं, एक सिस्टम इनके अंदर ये बना होता है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम। बाय देयर इंटरडिपेंडेंस होती है, या तो फंक्शन के कारण या फिर दूसरी इंटरडिपेंडेंसी फूड के कारण हो सकती है, या कोई दूसरी चीज के कारण हो सकती है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बेटा एक मेथड दूसरा जो होता है ना, तो एग्जांपल्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी जोर दिया करो कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके। कई बार क्या होते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं। बेटा एग्जांपल्स के ऊपर भी ध्यान दिया करो, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा हमने कि ये डिफरेंट और जैसे रिच इन वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीसीज होते हैं, और दूसरा डाइवर्स होते हैं फॉर्म में फंक्शन में, लेकिन क्लोजली इंटीग्रेटेड, डाइवर्स होते हैं लेकिन इंटीग्रेटेड होते हैं किसके कारण, इंटरडिपेंडेंसी के कारण। उसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी की, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और उसकी हमने इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ आगे पढ़नी है। इट इज इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज द ह्यूमन बींग्स अलोंग विद द बायोडाइवर्सिटी। देखो आप देखो, ह्यूमन बींग्स अलोंग विद द बायोडाइवर्सिटी, दोनों को जोड़ दिया बेटा, हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ। फुल ए कंप्लीट वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम आता है। क्या आता है, कंप्लीट वेब ऑफ इकोलॉजी सिस्टम इन विच वी आर ए पार्ट एंड आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी में अगर मैं ह्यूमन बींग्स को जोड़ दूं, थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते हैं ना, ह्यूमन बींग्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक ऐसा एक इकोसिस्टम बनता है। इसके ऊपर मुझे क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, किस चीज के लिए, ओन एग्जिस्टेंस के लिए। दैट्स वाई हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या बेटा, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवरल ह्यूमन अफेक्टेड आर द, उसी क्वेश्चन का आंसर है बेटा, several human activities affected the depletion of flora and fauna, sorry सेकंड का है बेटा ये। why how have human activities affected the depletion of flora and fauna, भाई कौन सी ऐसी एक्टिविटी जिसने हमारे फ्लोरा और फोना को बहुत ज्यादा डिप्लेट किया है। तो देखिए सारी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, बस यहाँ पे एक रिवीजन दे रहे हैं। several human several human activities have affected the depletion of flora and fauna and has led to decline in biodiversity. The main factor responsible for the damage are, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, यहाँ तो बकवास लिख रखी थी बस,
या आप भी लिख सकते हो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया हमने। हैबिटेट कहने का मतलब जो एक रहने का स्थान होता है, जिस हैबिटेट में, जिस वातावरण में पेड़ पौधे रह सकते हैं या वाइल्ड लाइफ रह सकती है, उस हैबिटेट को ही हमने खत्म कर दिया तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक हैबिटेट एक ऐसा एटमोस्फेयर होता है किसी भी जानवर के लिए जहां पे वो रहता है, और दूसरा उसको हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया तो इसका मतलब हमारी वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी। मेनली ड्यू टू किसके कारण हुआ बेटा, हमने उसको साफ क्यों कर दिया जंगल को, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन के कारण, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कंसिक्वेंट वाइप आउट ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को। कहने का मतलब हैबिट जो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, हैबिट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हमने उनके घर को ही खत्म कर दिया है। हमने किसको खत्म कर दिया है, फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया, उनका घर ही खत्म हो गया। और इसका कारण क्या है बेटा, ओवर पॉपुलेशन। तो दूसरा बात आती है, ओवर पॉपुलेशन कैसे है। ओवर पॉपुलेशन के लिए आपको किसका एक्सपेंशन करना चाहिए, एग्रीकल्चर का आप एक्सपेंशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे तो फॉरेस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बिल्कुल की बिल्कुल वाइप आउट होते चले जाएंगे। ये आपका मेन रीजन है। देखिए अगला, हंटिंग एंड पोचिंग। दोनों के दोनों रीजन है, एक तो हंटिंग करना और एक पोचिंग करना, और इन दोनों में डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया अभी तक क्लास में। जिसको पता है कमेंट करके बताइए। एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन की क्या, इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड कर रहे हैं हम किसके, एनिमल स्किन की, जिसके लिए तो क्या हो रही है बेटा, ये पोचिंग हो रही है। टस्क की, बोन्स की, टिथ की, हॉर्न्स की, have led to many species to the verge of extinction। उनके खत्म होने की कगार पर उनको लेकर लाकर हमने खड़ा कर दिया है। That is also the reason of hunting and poaching is also the reason for the destruction of the habitats, destruction of the various different wildlife in our country। ये भी सबसे मेन रीजन है। Environmental pollution, जैसे हमने पॉइजनिंग ऑफ वाटर कर दिया है, कैसे, यूज ऑफ डिस्चार्ज कर देते हैं हम किसका, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का। एफ्लुएंट देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एफ्लुएंट, ध्यान रखना, ये कंपनी से निकला गया, ये गंदा जो होता है ना, पोल्यूटेड जो वाटर होता है या केमिकल होते हैं उनको बोलते हैं एफ्लुएंट्स। एंड केमिकल वेस्ट एंड एटएससी आर लीडिंग टू एनिमल डेथ्स। देखो एनिमल डेथ इसमें किसकी होगी, सबसे पहले डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक्वेटिक के ऊपर पड़ेगा। एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाएगी उस पानी के अंदर, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, दूसरे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो चीजें वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरा है किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, टेरेस्ट्रियल के ऊपर इफेक्ट डालेगा, इन चीजों के ऊपर भी डालेगा, क्योंकि वो भी तो इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वाटर बॉडीज वगैरह का, तो इसलिए इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर, अब देखो फॉरेस्ट फायर एक तो नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। देखो दोनों तरह की फायर हमारे लिए, हमारे वनों के लिए, इंस्टिक्शन के लिए दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि फॉरेस्ट में फायर तो होनी ही नहीं चाहिए। फॉरेस्ट फायर से बहुत सारे जंगल आपके जल जाते हैं, जिसका अफेक्ट आपकी वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है और दूसरे पर भी पड़ता है। लेकिन फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है, सॉरी, जो आग फॉरेस्ट की जो फायर है, वो दो प्रकार की होती है, एक तो होता है आर्टिफिशियल और एक होता है बाय नेचुरल, बाय द रबिंग ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री अगेंस्ट विद ईच अदर लेड्स टू द फॉरेस्ट फायर। लेकिन एक होती है जहां पे हम अपनी मन मर्जी से अपनी आग लगा देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट लगा दी और उसके को साफ किया और वहां पे एग्रीकल्चर किया। और जब तक एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जब वो अनफर्टाइल होगी सोइल, वहां से आगे निकल ली, आगे जाके फिर फॉरेस्ट को जला दिया, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए उसको तैयार कर लिया और फिर वहां पे खेती की, जहां वहां खत्म हो गया फिर आगे चले गए। दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे वही रीजन दिया गया है, forest fire often induced by shifting cultivation, wiping out the valuable forest and wildlife। एंड सेकंड क्या आता है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये भी रीजन है बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का। और ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं ये हमें चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, इनका ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ क्या क्या होते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो। ये आ रहे हैं आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिनका इतना ज्यादा क्या होता है बेटा, इफेक्ट पड़ता है हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर। अब आगे देखते हैं, अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज of environment destruction are unusual access
and inequitable consumption of forest resources and different sharing of responsibility for environmental well-being। देखो दूसरे जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, अनइक्वल एक्सेस, एक तो आएगा आपका क्या, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ फॉरेस्ट, एक इसके देखो इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डिफरेंट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। सबसे पहले हम देखो बात करता हूं, मैं अलग अलग तरीके से बताता हूं तीनों को। देखो सबसे पहले जो कंजप्शन ऑफ फॉरेस्ट है ना, इन तीन वर्ड आए हैं, एक तो आया है इनइक्विटेबल, दूसरा आया है डिफरेंशियल शेयरिंग, ठीक है, और एक आया है अनइक्वल एक्सेस। तीन वर्ड आए हैं, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर मान लॉन्ग में कभी आता तो लिखना पड़ेगा। देखो इनइक्विटेबल का मतलब होता है बेटा, इसने बोला इनइक्विटेबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब जो यहाँ पे रिच और पुअर हैं उसके डिफरेंस को क्रिएट किया गया, कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन पर ज्यादा अधिकार किनका है, रिच का, और कम किनका है, पुअर का। पीछे हमने पढ़ा था जितना 25% पुअर अपना रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उतना 5% कौन करते हैं, रिच करते हैं। ये गैप हमने पढ़ा था पीछे। अब आगे है डिफरेंशियल शेयरिंग। डिफरेंशियल शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले सबकी नहीं अलग अलग समझते, शेयरिंग को अलग अलग बता दिया है कि ये मेरा काम नहीं है, जिसमें मेरा आ जाता ना, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी दूसरे का काम है, तो वहां पे डिफरेंशियल शेयरिंग हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी होनी चाहिए, वो डिफरेंशियल नहीं होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द inequitable consumption of the forest resources। And next is different sharing of the positive responsibility of the environmental के पहले आता है बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ अनइक्वल एक्सेस। वही बात है, अनइक्वल एक्सेस का मतलब क्या है कि जिनके पास पैसा है वो ज्यादा एक्सेस प्रदान करेंगे और जो गरीब है उनका एक्सेस क्या होगा बेटा, बिल्कुल कम होगा। तो इसीलिए ये भी उनका एक मेन रीजन आ गया है कि उनका अनइक्वल एक्सेस होता है। नेक्स्ट आता है बेटा describe how human activities have conserved and protected forest and wildlife in India। अब उनको कंजर्वेशन करना बेटा, हम उनका कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं। देखिए इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू द डिफरेंट कम्युनिटीज का होम है बेटा, दीज कम्युनिटी हैव ए, एक हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व प्रोटेक्टेड, कैसे किया कम्युनिटीज ने उसके बारे में बताना है। डिफरेंट कम्युनिटीज है हमारे यहाँ पे, these communities have a complex relationship with the environment। उनका environment के साथ एक complex relationship है with their environment। the मुंडाज एंड संथाल, तो छोटा नागपुर रीजन की याद करने की बात है, जो मुंडाज और संथाल है बेटा वो कहाँ पे रहते हैं, छोटा नागपुर रीजन के, वर्शिप करते हैं महुआ और कदम्बा ट्रीज को, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ट्राइब्स का पता होना चाहिए कौन सी है, एक तो है मुंडाज और दूसरी कौन सी है, संथाल, और कहाँ की है ये, छोटा नागपुर की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि ट्राइब कौन सी है, वर्शिप कौन से ट्री की करती है, और है कहाँ की, प्लेस कौन सा है। तो ऐसे कभी भी करोगे ना, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके अगर समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा ट्राइब, तो बताओ कौन कौन सी है, एक तो यहाँ पे है कौन सी, मुंडाज है और एक संथाल है। वर्शिप करते हैं किसको, महुआ ट्री को करते हैं और कदम्बा ट्री को करते हैं। प्लेस कौन सा है, छोटा नागपुर। ऐसे अगर कभी पढ़ोगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। द ट्राइबल ऑफ ओडिशा एंड बिहार, अब कहाँ की बात हो रही है, ट्राइबल ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टेमरिंड, जिसको हम बोलते हैं इमली एंड मैंगो ट्रीज को क्या करते हैं बेटा, वो पूजा करते हैं, कहाँ के, ओडिशा और बिहार के। नया फैक्ट है, नोट कर लीजिए, ट्राइबल ऑफ ओडिशा एंड बिहार worship the tamarind and mango trees। Similarly, the Bishnoi of Rajasthan hold the antelopes in high reverence। उनका बेसिक फैक्ट है, हाई रेवरेंस में रखते हैं वो किसको, एंटीलोप्स को, जिसके ऊपर बिश्नोई खानदानी आपने सुना होगा, जैसे बार बार हमारी न्यूज में भी चलता रहता है, क्या नाम उसका, जो यार वो जेल में अभी क्या नाम उसका,
एक मिनट रुकिए बेटा, अभी ध्यान नहीं आ रहा, फिर कभी ध्यान आएगा तो तब बात करेंगे इसके बारे में। तो वो भी बिश्नोई उससे है, क्योंकि सलमान खान ने पीछे एक एंटीलोप को मार दिया था, उसके बदले वो कहता कि हम भी सलमान खान की जान ले लेंगे अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो ये सब किसके कारण कि बिश्नोई का जो रीजन है बेटा, बिश्नोई जो समाज है वो एंटीलोप्स की हिरन्स को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, वो एंटीलोप्स को, उनकी मान्यता है, उनका धर्म है। For these communities, particular flora and fauna are integral of their आइडेंटिटी। देखो क्या बोला, पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना क्या है, इंटीग्रल है बेटा उनकी आइडेंटिटी के, कि उनकी सोच को, आइडेंटिटी है जो उनकी पहचान है वो फ्लोरा और फोना से है बेटा, वो इस तरीके से हमारी उसकी सोच को मानते हैं। सो दे टेक ए माइनिंग एक्टिविटीज इन द रीजन एज दिस एक्टिविटी एंडेंजर वाइल्ड लाइफ। अगर आप वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज होंगी तो एंडेंजर कर देंगे किसको, वाइल्ड लाइफ को। विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव बैंड हंटिंग एंड लंबरिंग एक्टिविटीज इन ए 1200 हेक्टेयर एरिया में। बेटा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान उसने क्या कर दिया बेटा, बैन कर दिया किसको, हंटिंग को और किसको, लंबरिंग एक्टिविटीज को 1200 हेक्टेयर में। ये हमने पहले पढ़ लिया था बेटा, क्योंकि ने मार के भैरवदेव डाकू सेंचुरी बना दिया उसको, भैरवदेव डाकू सेंचुरी बना दिया है। सच एक्टिविटीज हैज हेल्प प्रिजर्व पैचेज ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट लैंड। और वर्जिन कौन से होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनको अभी तक आज तक किसी ने टच नहीं किया, वहां पे कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई है और वो सारे पूजनीय लायक हैं, ऐसे एक्टिविटीज ने उनको क्या बना दिया है, वो पैचेज ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट लैंड बना दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करके कैसे पढ़ेंगे ताकि लर्न हो जाए। इसके बाद मुझे इसको रट्टा मारने की आवश्यकता ना पड़े, मेरे को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो एक तरीका है ये, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको अलग अलग पार्ट में अपने दिमाग में कनेक्टेड है उसको अलग अलग कर दीजिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन क्या होगी, इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, द कम्युनिटीज हैव ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ये इंट्रोडक्शन होगी 2 में, कि इनका एक रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के बाद अब बात आती है मेन चीज। अब उनके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। मुंडा और संथल कहाँ पे ट्राइब है, ये ट्राइब है छोटा नागपुर में। किसकी पूजा करती है, महुआ और कदम्बा ट्रीज की। उसके बाद नंबर 2 ट्राइब कौन सी है, उड़ीसा और बिहार की वर्शिप। वर्शिप किसको करती है उड़ीसा और बिहार की, टेमरिंड और मैंगो ट्रीज को करती है। उसके बाद तीसरी है कौन सी, बिश्नोई ऑफ राजस्थान है, किसकी पूजा करती है, एंटीलोप्स की पूजा करती है। लेकिन उसके बाद दीज कम्युनिटीज, अब उसके बाद देखो यहाँ तक हमने आपने कुछ कम्युनिटीज के नाम बता दिए और उनको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आगे जाकर करना क्या है, अब आगे बताना सिमिलरली के बाद अब आगे जाके क्या बोलना है, फॉर दीज कम्युनिटीज पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना आर इंटीग्रल टू देयर आइडेंटिटी। देखो एक नई चीज क्या है कि इनके लिए फ्लोरा एंड फोना जो है वो इंटीग्रल है उनकी आइडेंटिटी के तौर पर, कि उनको घर जैसा मानते हैं, अपनी पहचान मानते हैं। सो दे टेक ए माइनिंग एक्टिविटी। देखो अब तक यहाँ तक बता दिया कि ट्राइबल का ट्रेडिशन क्या है, वो क्या, उसके बाद ये बताइए कोई एक चीज उन्होंने अब तक किया क्या है। देखो उनके बारे में बता दिया ना, किन चीज की पूजा करते हैं, उस चीज की पूजा करते हैं। जैसे विलेज इन अलवर की, जैसे आपने बताया विलेज अराउंड द सरिस्का रिजर्व जो होता है वो अपोज द माइनिंग एक्टिविटी को अपोज किया, नंबर 1 चीज। दूसरे नंबर की चीज जो अलवर डिस्ट्रिक्ट उसमें राजस्थान ने बैंड कर दिया हंटिंग और लंबरिंग एक्टिविटीज को, 1200 हेक्टेयर को सेंचुरी के रूप में बदल दिया। सच एक्टिविटीज ने हमारी हेल्प की है वर्जिन फॉरेस्ट लैंड को, पैचेज को बचाने के लिए। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए गुड प्रैक्टिस के बारे में बताना है जो कंजर्वेशन हो सकती है, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं बेटा ये कंजर्वेशन कैसे होती है। देखिए सबसे पहले गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर प्लेंटी, प्लेंटी में हो सकती है बेटा। जैसे नाउ डेज मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड द क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। कुछ अपनी एनजीओ ने जो काम कर रही है पब्लिक अवेयरनेस को जीदा करने का, फॉर कंजर्विंग एंड डिप्लेटिंग फॉरेस्ट कवर एंड वेनिशिंग वाइल्ड लाइफ। किसके अवेयरनेस है बेटा, उनकी कंजर्विंग द डिप्लेटिंग फॉरेस्ट एंड कवरिंग द एंड वेनिशिंग वाइल्ड लाइफ को जो कंजर्व हो रहे बेटा उनको कंजर्व करने के लिए, जो फॉरेस्ट डिप्लेट हो रहे हैं उनके लिए और जो वाइल्ड लाइफ वेनिश हो रही है उनके लिए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडिया हैव सेटअप नेशनल पार्क को हमने क्या कर दिया बेटा, सेटअप कर दिया है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गो टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट and endangered species in wildlife. A recently developed practice toward the conservation is the research for different conservation measures. अब क्या बोल रही हैं, a recently developing practice की गई toward the conservation, इसको कंजर्व करने के लिए इन सर्च ऑफ डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी इज न्यू बाय वर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस टुवर्ड द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वेरियस कम्युनिटीज स्पेशली इन ट्राइबल एरिया, ये भी तो कर रही है ना कंजर्व बेटा उसको, हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट आर देयर लिविंग एंड आर टेकिंग एन एक्टिव रोल इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। ये भी कंजर्वेशन में अपना एक एक्टिव रोल अपना प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं टेस्ट को रीड कैसे करना है इसको, ताकि रट्टा ना मारना पड़े। देखो ऊपर वाला समझ में आ गया ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
उसके बाद कम्युनिटी कौन सी है, किसकी पूजा करती है, और उसके बाद उन्हें किया गया है। 3-4 चीजें बनती हैं बस। सबसे पहले डिफरेंट कम्युनिटीज है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ, जैसे ओडिशा, जैसे क्या बोला था, मुंडा और संथल है कहाँ के, नागपुर के, किसको, मऊ और कदम्बा को वर्शिप करते हैं। उसके बाद ओडिशा था और बिहार था, किसको करते हैं, मैंगो के ट्रीज को, टैमरिंड के ट्री को करते हैं। विष्णु राजस्थान के किसको करते हैं, एंटीलोप को करते हैं। किया क्या है उन्होंने अब तक, जैसे सरिस्का रिजर्व में माइनिंग नहीं होने दी, और जहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे राजस्थान का उन्होंने बैन कर दिया सारी लंबर एक्टिविटीज को, हंटिंग एक्टिविटीज को, और 1200 एकड़ को क्या बना दिया, सेंचुरी बना दिया। ऐसे हेल्प होती है, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन प्रिपेयर। गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर प्लेंटी। देखो बहुत सारी होती हैं, जैसे नाउअडेज मैनी नोन गवर्नमेंटल एनजीओज आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। एक कदम तो यहाँ पे आ गया, अब इसको देखो ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से पढ़ना। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस फॉर कंजर्विंग द डिप्लेटिंग फॉरेस्ट कवर एंड वेनिसिंग वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे पहले अवेयरनेस फैलाई जा रही है एनजीओज के द्वारा, पहला कदम। दूसरा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव सेट अप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एंडेंजर स्पीसीज को। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा, एक डेवलपिंग प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्वेशन द सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। अब तीसरा सर्च हो रहे हैं, तीसरा कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स को सर्च किया जा रहा है। नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी इज न्यू बाय वर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोडाइवर्सिटी को न्यू वर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये लिखना वेरियस कम्युनिटी स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज। कुछ कम्युनिटी ट्राइबल एरियाज में है, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन की कुछ सहारा ले सकते हो, एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सरिस्का रिजर्व है अपोज द माइनिंग एक्टिविटी एंड द विलेजर इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान हैव बैंड द हंटिंग इन द 1200 हेक्टेयर जमीन में उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया है। वो भी मेन रोल प्ले कर रही है किसको कंजर्व करने में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। ये थे आपके क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी के। देखिए यहाँ तक करना था, आज एनसीईआरटी का हो गया। अगली बार जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे वीडियो में पीवाईक्यू। आशा करता हूँ आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको एक बार करने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीवाईक्यू भी क्या है, पीवाईक्यू भी क्या होने वाले हैं बेटा, वहीं से होने वाले हैं जहां से आपका जो वीडियोज में मैंने आपको समझाया सारी, अब उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दोबारा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, सब चीजें रिपीट होंगी। अब हर चीज रिपीट होगी, क्योंकि अगर आपने वीडियोज को अच्छे से देखा है, जो कि ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 24 या 25 मिनट के आसपास की होती है, उसको आप बिल्कुल आराम से खाली बैठे आराम से एक बार भी देख लोगे ना, उसके बाद आपके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाएगी और उस इमेज के साथ मैं आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, आपको एसएस को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसएस तो एक ऐसा चैप्टर है बेटे, जिसको आपने एक बार कर लिया ना, उसके बाद इसका रिवीजन सीधा पेपर के टाइम में होता है और कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। क्योंकि इसको एक बार हम जो करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या पैटर्न रहेगा। सबसे पहले एसएस का जो चैप्टर है उसकी हम वीडियोज लेके आएंगे, पूरे चैप्टर की जो जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, प्लस में उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे, उसके प्लस में हम पीवाईक्यू करेंगे, जो पीवाईक्यू आपके क्वेश्चन आंसर आए हैं। पीवाईक्यू के बाद हम असर्शन और रीजन को अलग से लेके आएंगे आपको समझाने के लिए, असर्शन और रीजन कैसे होते हैं, और उसके बाद हम इसके करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ये सारे काम मैं आपके करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में, और आपको प्लीज अगर आप इनको थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमारी भी थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। आपको तो मोटिवेशन हम दे ही रहे हैं ना बेटा, एक बार पढ़ लो इसके बाद दोबारा करना ही नहीं है, सारा कॉपी पेन बिना बात की जो टेंशन है क्वेश्चन कैसे रट्टा मारू, ये सब टेंशन खत्म हो जाएंगी आपकी। बस एक बार जो सफर पे मैं निकला हूँ आप भी निकलिए, इसको कुछ करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही कभी भी कुछ भी, जैसे बेटा सारी की सारी जितनी स्टडीज हैं आपके सारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आपके सामने है फिजिक्स सारी, आपके सामने है केमिस्ट्री, आपके सामने है साइंस वगैरह। बस अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए उन चीजों से जिन चीजों में आप ज्यादा एक्टिव प्ले हो, ज्यादा आप एक्टिव हो। थोड़ा सा निकलिए रील से, थोड़ा सा निकलिए यूट्यूब से, थोड़ा सा मूवीज से, सॉन्ग से बाहर आइए और उसके बाद चैप्टर्स वगैरह को देखिए, तब देखिए आपके मार्क्स कैसे नहीं आते। इसमें आप एंजॉय भी करोगे और उसके साथ सब चीजों का ना बेटा टाइम फिक्स कीजिए। जिसका टाइम टेबल अच्छा नहीं है ना बेटा, उसकी स्टडी भी अच्छी नहीं हो सकती। टाइम टेबल फिक्स कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस टाइम टेबल को कंप्लीट करूंगा ही करूंगा।
सुबह सूर्य निकलना बंद हो सकता है, सूर्य ना निकले ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं टाइम टेबल के अनुसार काम ना करूं ऐसा नहीं हो सकता हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय लेकर काम कीजिए, ऐसी डिटर्मिनेशन लेकर काम कीजिए, उसके बाद देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आज के लिए सिर्फ एक सेंटेंस बताता हूं बेटा, उस सेंटेंस को जरूर फॉलो करना। अगर आपको अपनी कमियों के बारे में पता है तो हर रोज एक आपकी जो कमी है बेटा उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी जो आपके ड्रॉबैक्स हैं या आपकी जो कमियां हैं, आपको लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, मेरा नेगेटिव पॉइंट्स है, तो अपने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करना है ना आपको। तो आज एक लास्ट बात के साथ लेक्चर खत्म करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपकी इस लेक्चर से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर आपके नेगेटिव पॉइंट्स पता है ना, सबसे पहले अगर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊं ना, तो कुछ बच्चे हैं जिनको अपने नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं पता है, तो तुम पे तो धिक्कार है कि आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर कमियां क्या है। सबको पता होना चाहिए ये चीज। तो नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर अपने मन को बोलिए, मैं एक नेगेटिव पॉइंट्स उठाता हूँ जिसको मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन एक बात है बेटा, अगर ये ठीक हो गया तो ये दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही रूल है आपका, ये रूल आप अपना लीजिए, ये रूल आप अपना लीजिए, इस रूल को फिक्स कर दीजिए। और एक बात बना लीजिए कि अगर एक बार मैंने कोई रूल बोल दिया, मैं उस रूल को चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। वो रूल बन गया है, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप दिन में एक उठाइए, या 2 दिन में एक उठाइए, या 3 दिन में एक उठाइए, 4 दिन में, कि आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एक बार वो ठीक हो गया तो उसके बाद वो दोबारा गलत नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। वरना उसके अलावा मैंने आपको देखो टाइम अनलिमिटेड दे दिया, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अपने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और हर रोज हो सके तो एक नेगेटिव पॉइंट्स को दूर कर दीजिए, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट। देखना आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स कैसे दूर हो जाते हैं, और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, अपने आप लेक्चर लेने लगेंगे, अपने आप होमवर्क हो जाएगा, अपने आप स्कूल में अच्छे रहेंगे, हंसते हुए रहेंगे, खुश रहेंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इन सब बातों के साथ ही आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम PYQ पढ़ने वाले बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल आए हैं। Thank you very much. Have a nice day.